सुंदर सा नोट्स बना, जो भी सेना होगी उसमें सबसे बड़ा जो पद होगा सेना विभाग का प्रधान। जैसे आज आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है? देश की आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है? जैसे आप कहोगे भैया जितने हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उन सभी में कानून व्यवस्था के लिए, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था उसको देखने के लिए होता है कमिश्नर। जितने भी हमारे राज्य हैं उन सभी राज्यों में कौन होता है? डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। तो स्टेट का हो गया। अगर मैं केंद्रीय स्तर पर बात करूँ तो केंद्रीय स्तर पर भी हमारी सेनाएं हैं। तो आपका जो थल सेना है यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी और बाकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है तो उनके एक चीफ होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था मुगलों के समय पे जो सेना है सारी उसका एक सबसे बड़ा पद होगा मीर बख्शी। भैया सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मीर बख्शी तो पूछा करूँ उसको आप आंसर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप कॉमन समझ रखते हैं। सेना विभाग का प्रधान, सेना विभाग का प्रधान मतलब हेड ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट। सबको पता होगा राजा अपनी भूमि से लगान लेते थे या नहीं, राजस्व वसूलते थे, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी भैया। लेकिन राजा कभी कभी क्या करते थे, जैसे जो उनको लगता था कि ये हमारे लिए मतलब एक दया के पात्र है या हमारी तरफ से इनको कोई मदद जानी चाहिए, तो कई बार वो लगान मुक्त भूमि भी गिफ्ट करते थे या कई बार भूमि का दान भी करते थे। जैसे अकबर के समय पे मैं आपको बताऊं, अकबर ने जो चौथे गुरु थे रामदास जी, उनको 500 बीघा जमीन दी थी। अब क्या उस 500 बीघा जमीन से अकबर टैक्स लेगा? आप कहेंगे नहीं। या अन्य कोई उसने ऐसी भूमि दे दी जिसको लगान न लेता हो, इन सबको कहा जाता था लगान मुक्त भूमि। तो लगान मुक्त भूमि का जो लेखा जोखा रखता था, यानी कि आपका अगर मैं कहूँ रेवेन्यू फ्री लैंड जो होती थी उसकी जो अकाउंटिंग करता था वो सदर करते थे। और मेरा कुछ पुराने साथियों से प्रश्न होगा जो पढ़ चुके होंगे, मुगलों के समय पर लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्या कहेंगे? दूसरा काम इसका क्या था? दूसरा काम था इसका लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण। लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण, निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ, ये क्या होगी? लगान मुक्त भूमि हो गई। लेकिन कई बार याद रख लेना ऐसा भी होता था कि इस भूमि से जो रेवेन्यू लिया जाना चाहिए था उसके अतिरिक्त भी रेवेन्यू उस पर लगा देते थे। एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, मुगल साम्राज्य के तहत भूमि पर लगने वाले अतिरिक्त कर को क्या कहा जाता है? जो एडिशनल टैक्स लग जाता था, याद रख लेना, यहीं पर लिख लेना। ये तो हो गया सयूरगल, सयूरगल, मदद ए मास, मदद ए मास। भूमि पर जो अतिरिक्त कर होता था उसको क्या बोलते थे? एडिशनल टैक्स ऑन लैंड, अतिरिक्त कर। उसको कहा जाता था आपका अववाव, अववाव, अववाव। याद रखेंगे। तो सदर सदर के दो प्रमुख कार्य ये थे। चौथा पोस्ट होता था इसमें तो वरीयता क्रम में वो होता था मुख्य काजी। आप बताओ काजी था तो मुख्य काजी होता था मुख्य न्यायाधीश। केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो आज मुख्य न्यायाधीश कौन है? सबसे प्रमुख न्यायिक पद कौन सा है देश में? तो आप कहेंगे चीफ काजी का जो पोस्ट होता था, इसको आज हम कंपैरिजन कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके सबके कार्य क्या हो गए? मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश होता था तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यायिक कार्य इसके होते होंगे, न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शंस होते, चीफ जस्टिस यही होता था। महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत आपको समझना होगा इसमें पैरेलली। बौद्ध धर्म में जाने की अनुमति किनको नहीं थी? तो बौद्ध धर्म में जाने की अनुमति उन लोगों को बिल्कुल नहीं थी जिनके ऊपर टैक्स होता था, जिनके ऊपर सॉरी टैक्स बोल रहा हूं, डेब्ट होता था, जिनके ऊपर ऋण होता था, किसी प्रकार का कर्ज होता था, वो बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते थे। यही आप इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। अच्छा मुझे बताओ, जो श्रमिक वर्ग था इस देश का, जो इस देश की लेबर क्लास थी, जिसने अपने श्रम से इस देश को सींचा है, उसकी स्थिति नरेशों के समय भी बदहाल थी। उसकी स्थिति जब देश में इस्लामिक आक्रमणकारी आए तो भी बदहाल थी, हाँ या ना? तो देखो प्रांत की अगर हम बात करते हैं, प्रांत का मतलब होता था, इसको मुगल टाइम पे बोला जाता था सूबा। सूबा जैसे कि आज हम कह सकते हैं हमारे देश में कितने स्टेट हैं? आप कहेंगे 28, 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो मैंने आपको बताया अकबर के समय पर सूबों की संख्या कितनी थी? इसको अकबर ने अपना क्षेत्र बना रखा था, उसको कितने हिस्से में बांट रखा था? 15 सूबे। शाहजहां के समय वही सूबे बढ़कर के 18 हो गए और औरंगजेब के समय वही सूबे बढ़कर के जिनकी संख्या कुछ लोग 20 कुछ 21। परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आपको विकल्प के अनुसार काम करना पड़ेगा। 21 यानी सूबे जो थे उनमें शासन कैसे चलेगा? अच्छा मुझे बताओ आज स्टेट में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? जैसे केंद्र में तो प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति हो गए नाम मात्र के, वास्तविक शक्ति तो मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री के पास में। तो यहाँ पे होता था पहला सूबेदार, सूबेदार यानी आज के सीएम से आप इसकी तुलना कर सकते हो। ये शासन का प्रमुख अधिकारी होता था, शासन का प्रमुख अधिकारी। अभी वापस कक्षा पर आएंगे, जब हम संवाद की स्थिति में हो तो तब संवाद होगा। पूरी सेना के लिए कौन है, इन सबके ऊपर कौन है? यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें अकबर की स्थिति से, तो अकबर के समय सूबे कितने? 15। तो इसका मतलब वहां पर बख्शी कितने रहे होंगे? 15 रहे होंगे। लेकिन उन सबके ऊपर कौन रहा होगा? एक मीर बख्शी रहा होगा। तो लुकिंग आफ्टर द आर्मी ऑफ प्रोविंस, केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो मुख्य काजी है वो कौन है? उसका नाम लिखिए जरा। तो आप कहेंगे वहां पर भैया चीफ काजी है, चीफ काजी है। पर वर्तमान कोतवाल का क्या काम है? यही काम है उसका भी, शांति और सुरक्षा का। इन लोगों को शांति रहने के माहौल वो उपलब्ध कराएं और लोगों की सुरक्षा हो। लेकिन कोतवाल साहब तो ईमानदार लोगों का अपवाद है। मैं फिर कहता हूँ अपवादों के ऊपर तो बात हम प्रेरणा के लिए कर सकते हैं, नहीं तो कोतवाल तो आप जानते हैं आजकल के कोतवाल कैसे हैं। वो चाहते हैं कि झगड़ा हो, वो चाहते नहीं शांति हो। झगड़ा होगा तो दोनों पक्षों से पैसा आएगा। क्योंकि जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद। तीसरा, चौथा आराम बाग, आराम बाग आगरा में। आराम बाग को बोला जाता है साथी बाग ए नूर अफसान। बाग ए नूर अफसान किस, बाग ए नूर अफसान इस मुगल इमारत को कहा जाता है? आराम बाग कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और जब बाबर ने एंट्री की थी तो 1526 में इसको बनवाया था, 1526 ईस्वी में बनवाया, बिल्ट इन 1526। बाबर का मकबरा आपको पता है बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग। और फिर कहाँ ले गए थे? आपका काबुल में। क्या बोलेंगे? बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं लिखिए, हुमायूं के समय की अगर इमारतों की हम बात करें तो हुमायूं लिख करके लिखिए। सबसे पहला तीर दीन पनाह भवन। और दीन पनाह क्या हुआ करता था? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है ये दीन पनाह का नहीं है, ये है आपका पुराने किले का स्ट्रक्चर।
पुराना किला जिसको हुमायूं ने भी बनवाया और शेरशाह सूरी ने भी बनवाया, फिर मतलब हुमायूं ने शुरू करवा दिया, शेरशाह सूरी ने पूर्ण करवा दिया। तो इसके अंदर है। तो दीन पनाह क्या था? लाइब्रेरी थी भैया, पुस्तकालय था, बहुत खूब। ये दीन पनाह भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। फतेहाबाद मस्जिद हिसार हरियाणा, किसने बनवाई थी? हुमायूं ने। तीसरा शेर ए मंडल नई दिल्ली, शेर ए मंडल नई दिल्ली, इसको बोलते हैं किसके अंदर है? ये पुराना किला के अंदर है, लिख लेना इसको। शेर ए मंडल किस इमारत के अंदर है? पुराने किले के अंदर साथी, ये बना हुआ है पुराने किले के अंदर, शेर ए मंडल या शेर मंडल लिख लीजिए, पुराना किला के अंदर नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं जैसे कि अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएं आपका हुमायूं के किसी भी स्थापत्य कला से, तो एग्जामिनर पूछता है हुमायूं के मकबरे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, हुआ था। एक लाइन में एक बात लिखना है इसके नीचे, यूनेस्को में 1993 में किसकी कॉपी है? लिखना यह है तैमूर के मकबरे की, तैमूर के मकबरे की प्रतिकृति है, प्रतिकृति यानी कॉपीड फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ तैमूर। तैमूर का मकबरा कहाँ है भैया? समरकंद में। इन्होंने चुरा लिया उस डिजाइन को, इसी डिजाइन से फिर बहुत सारी चीजें इस डिजाइन से ही चुराया। जो अब्दुल रहीम खान ने खाना था, अकबर का नवरत्न, उसका लड़का इजर खान, उसने आपका 1622 में 1622 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनवाया था ब्लैक ताज, काला ताज, इसी से कॉपी होकर उसने बनवाया। और उससे कॉपी होकर के और इससे दोनों से प्रेरणा लेकर बनवाया शाहजहां ने ताजमहल। ठीक है, तो ये तैमूर के मकबरे की प्रतिकृति है। आगे आओ, एशिया का पहला उद्यान मकबरा, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ एशिया, एशिया का पहला उद्यान मकबरा, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ एशिया, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब कौन सी प्रणाली इसमें इस्तेमाल हुई थी? तीसरी लाइन लिखना, चार बाग शैली का इस्तेमाल हुआ, यूज्ड ऑफ चार बाग स्टाइल। इसके अगर मैं पूछूं आपसे साथी, वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे इसके? इसके जो आर्किटेक्ट थे वो पिता और पुत्र थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम है इब्न मिराक, इब्न मिराक एंड हिज फादर इब्न मिराक, और उसके पिता क्या नाम है पिता का? मिराक, मिराक गुयतुद्दीन, गुयतुद्दीन तीन। ठीक है, कहाँ से आए थे ये? हेरात से, हेरात अफगानिस्तान से बुलाए गए थे दोनों, हेरात अफगानिस्तान से ये बुलाए गए थे। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था हुमायूं का मकबरा जो है वो मुगलों का कब्रिस्तान भी कहलाता है। अगली लाइन लिखिए, ग्रेव यार्ड ऑफ मुगल्स, दारा सिकोह यहीं दफन है, हुमायूं यहीं पर दफन है, और लगभग इनके 200 से 250 राजकुमार बताए जाते हैं। मुगलों का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ मुगल्स किसको कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ मुगल्स। अब बताओ हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ पर है? लग रहा दिखने में थोड़ा ताजमहल आपको या नहीं? हुमायूं का मकबरा ये नई दिल्ली में है, स्थिति कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बनवाया किसने था इसको, हुमायूं के मकबरे को? तो हुमायूं के मकबरे को बनवाया है उसकी बेगम हमीदा बानो ने, बेगम हमीदा बानो ने 1562 में तैयार हुआ था। बेगम हमीदा बानो ने इसको बनवाया, बिल्ट बाय क्वीन हमीदा बानो। ठीक है, लिख लो भाई। दीवाने आम, देखो आम का मतलब क्या होता है? कॉमन पर्सन। हम तुम जैसे जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे दीवाने आम में। दीवाने खास में किससे मिलते थे? खास लोगों से, करीबी लोगों से, अमीर लोगों से, जो उस समय के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। ये कहाँ पर है? आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास यहीं पर रखे हुए थे। इसका मयूर सिंहासन जो है वो बाद का शाहजहां का है ना, उसने यहीं पर रखवाया था। तख्त ताउस वो भी इसी में रखा था। आगरा का किला, दीवाने आम, दीवाने खास। बुलंद दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण है, बुलंद दरवाजा याद रखना। बुलंद दरवाजे की जो हाइट है वो 53.43 मीटर है। क्यों बनवाया था गुजरात जो साथी किस विजय पर बनवाया था बुलंद दरवाजा? और याद रखना यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में जो है जामी मस्जिद है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जामी मस्जिद का ये साउथ गेट है, अर्थात कौन सा द्वार है? दक्षिणी द्वार, दक्षिणी द्वार। दोनों पूछे जाते हैं, हाइट बुलंद दरवाजे की भी और इंडिया गेट की भी। दुनिया में सबसे बड़ा दरवाजा यही है, इससे बड़ा कोई दरवाजा ही नहीं है दुनिया में। ठीक है भाई साहब, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, यानी उसी मस्जिद का ये क्या है आपका? साउथ गेट है, उसकी तरफ जाएंगे। देखो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और निजामुद्दीन चिश्ती का मकबरा मैंने आपको कहाँ पर बताया था? अजमेर शरीफ में। जहांगीरी महल बनवाया, क्योंकि जहांगीर कौन है? इसके पुत्र का नाम है। अकबरी महल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन दो ही तरह के बनते हैं, अकबरी महल कहाँ पर स्थित है और अकबरी महल को किसने बनवाया? और अतिरिक्त अगर कुछ भी जानकारी है तो वो हम आपको दे देंगे, जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। देखिए दोनों के दोनों किले के अंदर है, ये भी नोट कर लेना। इनको लिखना आप, ये आगरा के किले में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा के किले में अंदर मिलेंगे, आगरा के किले में, दोनों में लिख लेना, आगरा के किले में। चित्रकार भी दिखाएंगे आपको ना, मतलब चित्रकार का पेंटिंग या उसका फोटो नहीं, सिर्फ नाम। हिरण मीनार किसने बनवाई? अकबर ने, ये भी आगरा में। खैरुल मस्जिद जो पुराना किला के सामने पूछा जाता है, पुराना किला के विपरीत कौन सी मस्जिद है? खैरुल मस्जिद, ये बनवाई थी माहम अनगा ने, इसी के टाइम पर, अकबर के समय पर माहम अनगा ने। माहम अनगा, माहम अनगा तो जानते हो ना आप, इसकी धाइमा थी। इसने बनवाई थी खैरुल मस्जिद, खैरुल मस्जिद। हिरण मीनार हो गई, देखो खैरुल मस्जिद। अरे यहाँ कमेंट में लिखो, कागज पे लिखो। हुआ पित्रादुरा शैली, पित्रादुरा शैला क्या होती है आपका? अगर आप ध्यान से देखोगे इस दीवारों को, कोई एचडी पिक्चर ये दिख पा रहा है आप लोगों को? तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलंकरण हुए हुए हैं, दीवार पर नक्काशी हुई है, तो उस नक्काशी को ही कहा जाता है दोस्त पित्रादुरा शैली। अकबर का मकबरा और मरियम जोधाबाई, जोधाबाई को आप सारे लोग जानते हैं, सिकंदरा आगरा में, ये याद रखेंगे। इसी से इंस्पायर होकर क्या होगा? ताजमहल में दोनों चीजों का इस्तेमाल हुआ था। अकबर का मकबरा, शालीमार बाग लाहौर में, नहीं श्रीनगर में, सॉरी गलत लिखा हो गया। कहाँ पे होगा? श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किसकी याद में बनवाया गया था शालीमार बाग को? शालीमार बाग है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसको बनवाया गया था आपका मेहरुन्निसा की याद में। मेहरुन्निसा से कब शादी हुई थी इसकी, किस ईयर में? फटाफट से आंसर करो सब लोग। मेहरुन्निसा तो आप कहते हैं नूरजहां, नूरजहां की याद में, नूरजहां की याद में, अपनी वाइफ की याद में उसने उसको बनवाया। तुम भी बनवाना कुछ, ठीक है? इसको देखें जाकर के, जब जहांगीर ने देखा तो इसने कहा था, धरती पर यदि स्वर्ग है कहीं यही है, यही है। धरती पर यदि स्वर्ग है कहीं यही है, यही है। इसको देख के बोला था वो। इस इमारत को देख के बोला था, शालीमार बाग को। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, लाहौर में, लाहौर में है। शाहजहां जहांगीर के बाद गद्दी पर आया, लिखिए ताजमहल पर ताजमहल नाम किसने लिखा है? जब अंदर जाओगे आप, ताजमहल लिखा हुआ है, वो ताजमहल किसने लिखा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया। ताजमहल सुलेखक कौन है? ताजमहल को लिखा किसने? इसका जो सुलेखक है, जिसने नाम लिखा, सुलेखक
इसका सुलेखक है अमानत खान। अमानत खान इसकी याद में बना था ये, मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में उसने कहा था ना, सुनो जी हमारे लिए कुछ बनवाओगे या नहीं बनवाओगे, याद में। याद में 1983 में यूनेस्को में दर्ज हुआ था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल सूची में, जिसमें भारत के आज 43 स्थल है। 1653 में पूर्ण हुआ था बनकर, 1631 में इसमें काम चला था, याद रख लेना। 1631 से लेकर के 1653, 22 साल, लगभग 20,000 मजदूर लगे। आर्किटेक्ट कौन है इसका, वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार है आपका अहमद लाहौरी, जो लाल किले के भी हैं, अहमद लाहौरी। इसी जगह पर पहले क्या हुआ करता था, जयपुर के जो राजा थे इसी भूमि पर उनका अपना किला हुआ करता था, जयसिंह का। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं दोस्त की। हाँ एक पूछा जाएगा, इसका निर्देशन किसने किया था, निर्देशन यानी जो वहां पर निर्देश दे रहे थे, डायरेक्शन, ईशा खां, उस्ताद ईशा खां, उस्ताद ईशा खां। पत्थर कहाँ से आया था, बहुत सारी चीज़, 28 तरह के बहुमूल्य पत्थर आए थे इसमें, श्रीलंका से भी, चाइना से भी, लेकिन सफेद पत्थर कहाँ से आया, ये मकराना राजस्थान से, सफेद संगमरमर। इसमें भी किसका इस्तेमाल किया उन्होंने, इसमें भी इस्तेमाल किया पित्रादुरा शैली का, पित्रादुरा शैली का। सह निर्देशन किसने किया, वो डायरेक्टर कौन थे भैया, सह निर्देशन उस्ताद ईशा खां के सहयोगी कौन थे आपका, एफएनडी, एफएनडी ने इसमें सह निर्देशन किया था, ये आपको पता होना चाहिए, सह निर्देशन। बात आई कि भैया ताजमहल जो है, सारे दावे आप आर्किटेक्ट्स को सुनेंगे अच्छे से, भैया ताजमहल, एक काला ताजमहल भी बनाना चाहता था शाहजहां, इसी के दूसरी तरफ। मैंने क्या कहा, काला ताज, जब एएसआई ने उन दावों को झूठा साबित किया, एएसआई तो समझते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तुम्हें पता लोग तो व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख देते हैं। उन पत्थरों की जब जांच हुई तो पता चला, अरे भैया चाचा ये सफेद ही पत्थर थे, ये बड़े बड़े काले हो गए। लोग कह रहे नहीं है काले पत्थर आए, तो काला ताजमहल भी उसे बनाना था। लोगों ने कहा कि इसने सारे मजदूरों के जो डिजाइनर्स थे इनको बनाया, वाह क्या मुजस्समा बनाया है, हाथ दे दो अपने, ये हाथ हमको दे दे। कहते उसने हाथ काट लिया, लेकिन किसी इतिहासकार ने उस बात का वर्णन नहीं किया, बल्कि हुआ क्या था कि शाहजहां ने उन सबको ताजमहल के बराबर में ही ताजनगरी में बसाया, उनकी फैमिलीज को भी बसाया, और साथ में कहा कि ये काम तुम किसी और के लिए मत करना। इसलिए कहा गया कि यदि एक कलाकार से उसकी जो कलाकारी है वही छीन ली जाए, ये उसके हाथ काट देने जैसा है। यही कहा गया कि शाहजहां ने वास्तुकारों के हाथ काट लिए, इसका मतलब क्या, उनकी कला उनसे छीन ली, और उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं बनाओगे, पैसा वैसा सब शाहजहां देगा, तुम्हारी फैमिली वगैरह सबको रहने का खाने का खर्चा सब हम देंगे। समझ में आए, कोई हाथ नहीं कटवाया। लाल किला 1638 में काम शुरू हुआ था, 1648 में पूर्ण हुआ था। लाल किला यूनेस्को में कब लिस्ट हुआ था, 2007 में, 2007 में यूनेस्को में दर्ज हुआ, यूनेस्को में, यूनेस्को में दर्ज हो गया था। इसके वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है साथी इसके, इसके अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो वही है जो ताजमहल के हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। हम सब करें, चीजें समझ में आ रही है ना, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, गलत नहीं करना है, ईयर्स को ध्यान से देखना है, बार बार। अच्छी भवन आगरा किसके समय पर किसने बनवाया, मुसम्मन बुर्ज, देखो यही है वो जहां पर शाहजहां कहता था, यहीं से देखता रहता था ताजमहल को। मयूर सिंहासन, इसको मैं बताऊंगा 1739 में जब नादिर शाह ईरान का नेपोलियन आएगा तो इसको लूट के लेके जाएगा, तभी कोहिनूर लेके जाएगा। लिख चुके हैं, ऐसा ज्यादा नाम हो गया, लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लाल किला क्या सर सफेद था, नहीं, आगे बढ़े दीदी। औरंगजेब बीबी का मकबरा, तुम देख रहे हो किसी स्त्री ने पुरुष के लिए बनवाया कोई बढ़िया सा कोई स्ट्रक्चर, आप कहोगे हाँ भैया बनवाया ना हाजी बेगम ने, अभी हंसने लग जाओगे इस बात पर, सोचोगे नहीं, अरे नहीं नहीं क्यों नहीं बनवाया, अभी नहीं बताया हाजी बेगम ने बनवाया है, तुम्हारा दिमाग ढक्कन हो चुका है क्या, अभी तो बताया था, कह रहे नहीं बनवाया जी। ये बीबी का मकबरा, ये किसने बनवाया आपका, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। मैंने आपको बताया था कितने रुपए लेके आया था अपने पिता से, बोला वही बनवाएंगे जो बनवाया है हमारे दादा ने, आजम शाह ने, आजम शाह ने, औरंगजेब के टाइम पे ही बना। पूछे किसके समय पर, आजम शाह ऑप्शन में ना दे, अगर आजम शाह नहीं लिखा हुआ है तो किसको चुनेंगे, फिर औरंगजेब को चुनेंगे। बीबी का मकबरा संभाजी नगर में है, किसकी याद में बना था, रबिया की याद में, रबिया बीबी, रबिया की याद में उसको बनवाया गया। हु इज द आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन है बीबी के मकबरे का। अब देखो ताजमहल के जैसा लग रहा है तुम्हें या नहीं, बोलो भैया बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसको कहा गया है नकली ताज, एक बार को तो हुमायूं, क्यों हुमायूं को मकबरे को ही बोल देते जी, क्योंकि वो ताजमहल के पहले, उसको तो बोल नहीं सकते। इसको इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जिद थी आजम शाह की, तो इसको बोला गया आपका क्या बोलेंगे, वॉश्ड कॉपी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल, ताउज इसको बोलते हैं, दक्षिण का ताज, दक्षिण का ताज, दक्षिण का ताज। बादशाही मस्जिद लाहौर में है, मोती मस्जिद लाल किले के परिसर में, यही है औरंगजेब की निजी मस्जिद, औरंगजेब की निजी मस्जिद, इसको औरंगजेब की मस्जिद भी बोलते हैं। आ गया आलमगीर मस्जिद, ये भी बनी आपका औरंगजेब के टाइम पर। अब देखो कुछ ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको लिख लेना तुम, ये है मैंने बताया था आपका चित्रकार कौन किसके टाइम पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। देखो ये जानते हो मुगल चित्रकला जो है, चलो पढ़ के बोल देते हैं, भारत और फारसी कला का मिश्रण है। मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुमायूं के टाइम पर हुआ, लेकिन पीक पर किसके टाइम पर पहुंची थी, जहांगीर के टाइम पर। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो कुछ चित्रकार कौन कौन से रहे जिन्होंने इसको बनाया युग को, अच्छा बाबर के टाइम पे था एक बीजाद, तो कहते हैं पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है, हुमायूं के टाइम के चित्रकार ये रहे। मुगल चित्रकला चित्रशाला की सबसे जो अच्छी पेंटिंग मानी जाती है वो हमजानामा को, हमजानामा कहते हैं हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। इसका चित्रण ही किया इन दोनों व्यक्तियों ने, किसने बनाई थी पेंटिंग, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ने बनाई। आईने अकबरी में कितने चित्रकार बताए गए, अकबर के टाइम पर 17। अकबर के टाइम के रहे दसवंत और बसावन, एक दिन हमने प्रश्न भी करवाया था। दसवंत को अकबर ने अग्रणी कलाकार कहा और इसने मानसिक असंतुलन के कारण आत्महत्या कर ली थी, दिमाग का बैलेंस बिगड़ गया था। बहुत बढ़िया, एसएससी मोटिवेशन बहुत स्वागत है, जीवन में और भी तरक्की करो। प्रमुख कृति तूतीनामा और रजमनामा इसकी है, दसवंत की है। बसावन अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की थी इसने। भित्ति चित्रकारी होती है आपका क्या बोलेंगे, जो आपका वॉल पेंटिंग्स होती है, आज वॉलपेपर आ गए, वॉलपेपर तो पहले तो वॉल पेंटिंग्स होती थी, वॉल पेंटिंग्स। अकबर ने अपने टाइम पर भित्ति चित्रकारी को बंद भी करवा दिया था। ये भी क्वेश्चन बने ना कि इसके समय पर हुई थी और वह कौन सा शासक है जिसने भित्ति चित्रकारी वॉल पेंटिंग्स को बंद करा दिया था, वो अकबर ही है, वो अकबर ही है।
जहांगीर आगरा में चित्रशाला की स्थापना अग्रजा के नेतृत्व में। इसके समय के चित्रकार देखिए, हमने लिखे थे कई सारे चित्रकार। फारूक बेग ने बनाई थी आदिल शाह की तस्वीर। बिशन दास को जहांगीर के द्वारा पेंटिंग के लिए फारस भेजा, कौन से चित्रकार को उसने फारस भेज दिया था? जहांगीर के समय कौन था जो पक्षी चित्रों का विशेषज्ञ था, जिसको नादिरुल अस्तर की उपाधि दी गई? ले रहे हैं भैया स्क्रीनशॉट, लिख लेंगे आराम से। हाँ जी भैया, एक स्लाइड और। ये साइबेरिया सारस पक्षी चित्रकार है, तो किसका, कौन से पक्षी का चित्र बनाया था? साइबेरिया सारस का। अरे थोड़ा तारीफ किया करो कंटेंट की। अबुल हसन व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ था, जहांगीर द्वारा इसे नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई। शाहजहां के टाइम के चित्रकार लिखे हुए अनूप चिंतामणि बहुत पूछता है, कमीशन बहुत पूछता है इनको। औरंगजेब ने इस्लाम के विरोध में क्या कर दिया था? पेंटिंग्स को बंद करा दिया था। अब बताओ फटाफट से आंसर।